बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण के बारे में, जिसमें कल मैं कुछ बताया था आप लोगों को। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या है। अम्ल के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अम्ल कहते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि HCl जब इसे हम जल में मिलाएंगे तो H के धनायन देगा और Cl के ऋणायन देगा। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहाँ पे HCl है, H का धनायन और Cl का ऋणायन, तो ये Cl क्या है? अम्ल है। तो मतलब जो पदार्थ को, मतलब जिस पदार्थ को जल में डाले और वो हाइड्रोजन के धनायन दे तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखो बेटे, बहुत सारे यौगिक होते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण? मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। आप कैसे पहचानोगे कि ये अम्ल है? अम्ल होने के लिए वो क्या होगा? जल में आयनित होगा। यदि वो जल में आयनित नहीं होगा तो इसका मतलब वो अम्ल नहीं है, और उसमें भी हाइड्रोजन के धनायन देता है, तभी वो अम्ल कहलाएगा। जैसे मैंने बताया था H2SO4, H2SO4 में यहाँ देखिए 2H धनायन प्लस SO4 ऋणायन, तो यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन के धनायन। HNO3 को जब हम करेंगे तो यहाँ पे H का धनायन प्लस NO3 का ऋणायन। तो आपने क्या देखा? हाइड्रोजन के धनायन, हाइड्रोजन के धनायन, इस सब में हाइड्रोजन के धनायन आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चे समझ लेते हैं कि वास्तव में जिसमें हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के धनायन आ जाता है, या जिसमें हाइड्रोजन तत्व आता है, वह क्या है? अम्ल है। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6, ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का है। तो आप बताइए, क्या ये अम्ल है? मैं कहूँ एल्कोहल C2H5OH, ये किसका सूत्र है? एल्कोहल का। तो क्या ये अम्ल है? इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये अम्ल है? देखिए, जब हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो ये आयनित नहीं होता है और हाइड्रोजन का धनायन नहीं देता है, अतः ये अम्ल नहीं है। C2H5OH, ये भी जब जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन के धनायन नहीं देता है और ये भी अम्ल नहीं है। तो इसका मतलब ये है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन है तो अम्ल होगा। हाइड्रोजन है तो अम्ल होगा, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यदि वो जल में डालने पर आयनित हो जाता है, आयनित हो जाने पर मतलब हाइड्रोजन के धनायन देता है, तभी जा करके वो अम्ल कहलाएगा। इसी तरह से क्षार में होता है। क्षार में क्या होता है? जिस तरह से मैं बताया था, अम्ल होने के लिए हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न होना चाहिए, उसी तरह से क्षार होने के लिए हाइड्रोक्साइड के ऋणायन उत्पन्न होना चाहिए। जैसे NaOH, तो इसको जब हम जल में मिलाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा? Na+OH-। यहाँ पे देखिए KOH, जब इसे हम जल में मिलाएंगे तो K धनायन प्लस OH ऋणायन। NH4OH, जब इसे जल में मिलाएंगे NH4 धनायन प्लस OH ऋणायन। तो आपने क्या देखा? OH 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 ये सब में आ रहा है। मतलब OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड के ऋणायन ये देता है, अतः ये क्या हो गया सब? ये सब क्या हो गया? क्षारक हो गया। क्या हो गया? ये क्षारक। याद रखिए, जो जल में मिलाने पर
हाइड्रोक्साइड के ऋण आयन देते हैं उसे हम क्षारक कहते हैं। अब देखिए क्षारक में मैं बता दूं कि जैसे आपको बताना है क्षार क्या होता है, तो क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर है। क्षार का मतलब होता है कि जो क्षारक जल में घुल जाए, जल में विलयित हो जाए, मिल जाए, घुल जाए, जो घुलनशील है जल में, उसी को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जैसे NaOH, KOH, ये सब जल में क्या होता है? घुल जाता है, अतः ये क्या हो गया? क्षार हो गया। अब तो आप लोगों को कंप्लीट पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसी में हम लोगों को पढ़ना है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। देखिए आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है, मतलब इसकी पावर ज्यादा होती है। जैसे सांद्र अम्ल में क्या होता है? पानी बेटा कम होगा और एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होगा, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा? सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल, तनु अम्ल में अम्ल बहुत कम होगा। तनु अम्ल में तनिसा, तनु मतलब तनिसा, 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 तो तनु अम्ल में क्या होता है कि तनिसा होगा, मतलब तनिसा अम्ल होगा, मतलब बहुत कम अम्ल होगा और जल की मात्रा अधिक होगा, तो ये क्या हो गया? तनु अम्ल। जैसे हम लोग शरबत घोरते हैं तो शरबत में पानी में चीनी मिलाते हैं, यदि चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाए और पानी कम हो जाए तो उसकी पावर बढ़ जाती है, बहुत मीठा लगता है, इसका मतलब वो क्या होगा? सांद्र। और तनु मतलब जो हल्का मीठा हो, पानी ज्यादा हो जाए और चीनी कम हो जाए तो तनु कहलाएगा, हल्का मीठा। अब आइए यहाँ पे, अब क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, बताया था अभी, जैसे NaOH, KOH, NH4OH। अब सूचक क्या है? इंडिकेटर दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब इंडिकेटर आप देखे होंगे, बिजली का जो बोर्ड होता है घरों में, उसमें इंडिकेटर लगा रहता है। जब लाइट आती है तो इंडिकेटर जल जाता है और जब लाइट चली जाती है तो इंडिकेटर बंद हो जाता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि लाइट है कि नहीं है। तो इंडिकेटर का मतलब होता है सूचना देने वाला, वो सूचित कर देता है, हमें सूचना दे देता है कि लाइट है कि नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे सूचक है जो बता देता है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, इसी को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो ये सूचक जो होता है बेटा, ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। सूचक को अम्ल और क्षार सूचक भी कहते हैं, इसे हम अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं और सूचक भी कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षार का पता लगाता है, इसीलिए इसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ये सूचक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कौन कौन से? पहला प्रकार है ये कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, और एक होता है गंधीय सूचक। ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। इसको समझ लें। प्राकृतिक सूचक का मतलब वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस है, हल्दी है, ये दोनों क्या है? प्राकृतिक सूचक है। क्यों प्राकृतिक सूचक है? क्योंकि ये दोनों पौधों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए लिटमस, लिटमस 2 होता है बेटा, एक नीला लिटमस, एक लाल लिटमस। तो जो नीला लिटमस होता है वो अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल। तो नीले लिटमस को अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। और यदि हम और यहाँ देखिए, यदि हम लाल लिटमस को क्षारक में डालें तो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। उल्टा होता है, देखिए अम्ल में लाल होगा, अम्ल में लास्ट में लो आ रहा है, लो आ रहा है तो ये लाल, याद रखिए, अम्ल लो आ रहा है तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, इसमें लाल लिटमस डालेंगे क्षारक में तो ये नीला हो जाएगा।
हल्दी, हल्दी को यदि हम अम्ल में डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि हल्दी को हम क्षारक में डालते हैं तो लाल हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ये हल्दी है, आप देखे होंगे हल्दी भी सूचक का काम करता है बेटा। हल्दी कैसे सूचक का काम करता है? हल्दी भी अपना रंग बदल देता है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। जैसे आप यदि शादी उदी में जाते हैं या घर पे कहीं पार्टी में खाना खाते हैं, छोला भटूरा खाते हैं, रसदार सब्जी खाते हैं, आपके शर्ट पे गिर गया, सफेद शर्ट पे दाग लग गया पीला पीला हल्दी का, पता है कि सब्जी में हल्दी पड़ता है, और जैसे ही आप उस कपड़े को जब धोने के लिए जाते हो और साबुन लगाते हो या सर्फ लगाते हो तो क्या होता है? उसका रंग लाल हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। आप देखे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हल्दी जो है क्षारक में डालने पर अपना कलर चेंज कर देता है, इसीलिए हल्दी को भी सूचक कहा गया है। और कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक को हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, इसको वैज्ञानिक या रसायनज्ञ बनाते हैं लैब में, लैब में बनाते हैं। कृत्रिम सूचक में दो होता है बेटा, एक होता है फिनाल्फथैलीन और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। फिनाल्फथैलीन में क्या होता है? फिनाल्फथैलीन को यदि हम क्षारक में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। और यदि हम फिनाल्फथैलीन को अम्ल में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये क्या रहेगा? रंगहीन, रंगहीन रहेगा। उसी तरह से मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और क्षारक में डालेंगे तो पीला हो जाएगा, क्षारक में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। अब तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय मतलब गंध से होता है, गंधीय सूचक मतलब इसमें गंध चेंज हो जाता है। जैसे देखते हैं प्याज है, लौंग है, वेनिला है, ये गंध होता है इसमें, प्याज में, लौंग में। यदि हम प्याज को, अब ध्यान दीजिए, यदि हम प्याज को किस में डालते हैं बेटा? अम्ल में डालते हैं तो इसका जो गंध है वो कैसा हो जाता है? तीक्ष्ण हो जाता है। तीक्ष्ण मतलब और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसी प्याज को यदि हम क्षारक में डाल दिए तो क्या हो गया? गंधहीन हो गया। गंधहीन मतलब कोई उसमें गंध नहीं होता है। और जैसे मान लीजिए लौंग है, तो लौंग में भी यदि हम अम्ल में डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं, मतलब समान रहता है, जैसा इसका गंध है वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि हम लौंग को क्षारक में डाल दिया तो क्षारक में ये क्या हो जाएगा? गंधहीन हो जाएगा। गंधहीन मतलब इसका रंग, मतलब इसका गंध खत्म हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? गंधीय सूचक है। आगे समझ में ये लिखने के लिए आता है। कोई प्राकृतिक सूचक लिखिए तो आप लिखेंगे लिटमस और हल्दी। कृत्रिम सूचक लिखिए तो लिखेंगे आप फिनाल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज। गंधीय सूचक लिखिए तो लिखेंगे प्याज, वेनिला और लवंग। बाकी अगले चैप्टर में।